हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मेरी रोज वीडियो पॉलिटी की 2 बजे आती है, वो 2-3 दिन से नहीं आ पाई क्योंकि आपको पता है कुछ जरूरी काम आ सकता है, इसलिए सॉरी उसके लिए। अब आगे से जो भी वीडियो होगी आएगी वो टाइम से आएगी, यानी 2 बजे प्रॉपर आया करेगी। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप 2-3 दिन की आप छुट्टी होगी, सैटरडे संडे हो गया था उसके बीच में, सॉरी उसके लिए। हम आज जो अपना टॉपिक मौलिक अधिकार कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में हमारे कुछ आर्टिकल रह गए थे। उसमें हमने पढ़ा था अम, जो कि समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी था। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम पढ़ा। राइट टू फ्रीडम में हमने आर्टिकल 19 तक देखा था, अब आगे देखेंगे आर्टिकल 19। 19 के बाद जो आर्टिकल 20 है, उससे पहले ये थॉट है एक। जो विद्यार्थी सवाल पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वह हमेशा ही मूर्ख रहता है। यानी जो 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना चाहता है वो जरूर सवाल पूछे। जो जिंदगी भर मूर्ख रहना चाहता है वो सवाल बिल्कुल ना पूछे, क्योंकि आप सवाल पूछते हैं तो ये नहीं कि आपकी मूर्खता या फिर उस आपकी क्यूरियोसिटी झलकती है उससे कि आप कितने क्लास में एक्टिव हैं। यानी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज उस कमेंट में उस सवाल को टाइप कर दिया करें। मैं उसका जवाब डेली कमेंट्स आपकी पढ़ता ही हूँ और आपकी कमेंट्स पे मैं उसे रिप्लाई करूंगा। हम आगे पढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारे मौलिक अधिकार चल रहे थे। आर्टिकल 20 में तक हम आर्टिकल 19 तक हमने देखा था। आर्टिकल 20 में अब हम देखेंगे क्या है। जो अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार था, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज है। यानी कि किसी का कोई अपराध सिद्ध हो जाता है कोर्ट में या जज के सामने, तो अब उसके लिए क्या मौलिक अधिकार है या फिर उससे क्या अधिकार मिला हुआ है, यानी उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस टाइम पर जो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। यानी कोई भी कुछ भी गलत काम करता है या कुछ भी अपराध करता है तो उसको एक जो अपराध करेगा उसके लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। उसके बाद जो वर्तमान में कानून है उस सजा के प्रति सिर्फ उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। यानी कि बाद में ऐसा ना हो कि बाद में कोई नया कानून बनता है तो उसके लिए उसे उस कानून के तहत तो उसे सजा दी जाए ना, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में है कि सिर्फ एक बार में जो उस टाइम पे जो कानून है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। आगे देखते हैं हम। जो यानी पुलिस, जैसे हमें पता है पुलिस मारपीट करती है और अपने खिलाफ बात हमें कर लेती है कि जाके कोर्ट में आपको ऐसे ऐसे, या फिर कोई आपको फोर्स करता है कि अपने खिलाफ जाके कोर्ट में बयान दीजिए वरना मैं आपकी बेटी को मार दूंगा या वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बाध्य करता है तो आप बाध्य नहीं होना है। अपने खिलाफ कोई गाय जो कोर्ट में गवाही नहीं देनी है, यानी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 21 में क्या है। जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। जैसे इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं, जैसे प्रेस का अधिकार है हमें। आगे जो भोजन, स्वच्छ भोजन, जो स्वच्छ पानी पाने का अधिकार है, सरकार हमें स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराएगी, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएगी। आगे देखते हैं हम। यानी सरकार हमारे लिए स्वच्छ वातावरण भी देगी, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, यानी पेड़ वेड़ लगवाएगी। या आपको आपको अपना अपने आपसी धर्म है कि आप स्वयं पेड़ वेड़ लगाएं, स्वच्छ वातावरण में रहें। जो निजता का अधिकार है यानी प्राइवेसी का, यानी प्राइवेसी का अधिकार है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये टॉपिक शायद मैंने करा दिए थे, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ इनको, क्योंकि जो प्राइवेसी का अधिकार है, यानी आपके फोन वोन को कोई टैप नहीं कर सकती पुलिस, या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी निजता का कोई हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपना जो आर्टिकल 21 है, जो बाद में जोड़ा गया था, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फ्री और कंपलसरी यानी मुफ्त, और जो बेसिक शिक्षा होती है वो दी जाएगी। ये ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये हमारा 11वें उपबंध है जो कि
मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब इसके तहत 11 हो गए हैं। आगे देखते हैं हम, जो आर्टिकल हमारा 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। यानी जब हमारी गिरफ्तारी का टाइम होगा या फिर हमें किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा तो उस टाइम पे हमें क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, उसके लिए देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। यानी अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस टाइम पे हमें उससे पूछ सकते हैं कि हमें किस कारण के लिए या किस अपराध के लिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी गिरफ्तारी के जो भी कारण होगा उससे पूछने का अधिकार है हमें। यानी अब ये मैंने पहले ही पढ़ाया था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो आने जाने का समय है, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आगे देखते हैं, यानी अब हमें किसी अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है तो उस टाइम पर हमें वकील पाने का अधिकार है। यानी हम वकील पा सकते हैं और अपनी पसंद का वकील भी पा सकते हैं, जो सरकार हमें, या फिर हमें कोई वकील नहीं मिलता तो सरकार हमें प्रोवाइड कराएगी कोई वकील। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। और हमें कोई भी वकील ना मिले तो सरकार प्रोवाइड कराएगी। आगे देखते हैं हम अपना आर्टिकल 30, जो भी थर्ड है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अंदर मौलिक अधिकार है जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा FR, वो 23 से 24 है। यानी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें आर्टिकल 23 और 24 में क्या है हम देखते हैं। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मानवों का व्यापार कर देते हैं दुर्व्यवहार, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कानून है। बलात्श्रम और बेगार निषेध, यानी कोई बिना मजदूरी के आपसे कार्य कराएगा तो उसे बेगार कहेंगे हम, बेगार निषेध है हमारे यहाँ पे। आगे देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या है, जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बैन है। यानी बच्चों से जो काम कराती हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें कारखानों में या जोखिम भरे कोई भी स्थान होते हैं वहां पे काम नहीं किया कराया जाएगा। आगे देखते हैं हम, इसमें कारखानों में आपने देखा होगा कि होटलों पे छोटे छोटे बच्चे बर्तन मांजने के लिए लगे रहते हैं, वो भी हमारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का उसका आनंद है। कोई भी बच्चा जो उसे शिक्षा दी जाएगी, ना कि उससे काम कराया जाएगा किसी भी कारखाने में। या आप देख सकते हैं कि चूड़ी वाले जो एक चैप्टर हुआ करता था 10th क्लास में या 9th में हमारा टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश वाली में, कि जो बच्चे चूड़ी वाले कारखाने में लगे रहते हैं उनकी अंदर आई साइड वीक हो जाती थी और वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी। ऐसी कंडीशन में हम ये वाला आर्टिकल हमारे बहुत काम आता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे देखते हैं हम, जो आर्टिकल 4 है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी जो धार्मिक धर्म से संबंधित कोई स्वतंत्रता होगी वो 25 से 28 के तहत आएगी। आर्टिकल 25 में क्या है, जो धार्मिक अंतकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको अपने तहत यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से उसके रूप में कुछ भी कर सकते हैं। यानी जैसे उसके प्रचार के लिए कुछ भी, जो हमारे बैनर लगाए जाए, कुछ भी जो भी कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं, उसकी हमें कोई रोका नहीं जाएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 26 में क्या है, जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी जो धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा उसका प्रबंधन कर सकते हैं, हमें उसके लिए भी नहीं कोई रोका जाएगा। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 27 में क्या है, जो धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति कर की छूट है। यानी जैसे आप देखते हैं कि कोई मिलियनर्स लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को काला धन वो करके जो धार्मिक जगह होते हैं उन पर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर उनको दान कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनमें जो दान किया जाएगा उस पर कर की छूट रहेगी उनकी। यानी उनकी कर जो
इनकम पे जो कर लगता है उसकी छूट रहेगी, यानी जो धार्मिक कार्य के लिए कोई भी धन दिया जाएगा उस पर कर की छूट रहेगी, उस पर कर नहीं लगेगा। यानी आप शो कर सकते हैं कि हमने इतना धन धार्मिक कार्यों के लिए दिया है और हम इस चीज के लिए हमें कर दिया, छूट दी जाए, उसके लिए प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह कुछ भी जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम। उसके बाद आगे देखते हैं हम आर्टिकल 28 में क्या है। अगर किसी शिक्षण संस्थान को पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो वहां किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई भी संस्थान में अगर सरकार पैसा लगा रही है या सरकार द्वारा पूरी तरह से वो पैसे लग रहे हैं उसमें, तो वहां पर कोई भी धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा उस जगह पर नहीं दी जाएगी। और इसमें एक अपवाद भी है, जो हमारे मदरसे होते हैं, आपको तो पता है मदरसों में जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए खोले जाते हैं, उस जगह पे उनकी रिलेटेड भाषा से रिलेटेड कोई भी शिक्षा दी जाती है, ये थोड़ा इसमें अपवाद है जो मदरसे होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां हैं या सीमित हैं वो थोड़े। आगे देखते हैं। आर्टिकल जो हमारा 5वां है यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 है, उसका एक अन्य नाम है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी इस आर्टिकल में हम आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों का संरक्षण हो रहा है, यानी उनको कोई भी माइनॉरिटी होती है ये, इनको कोई भी दबाएगा नहीं, यानी इनको क्या क्या अधिकार हैं वो हम देखते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं माइनॉरिटी वाले, अल्पसंख्यक की भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी भाषा को, अपनी जो उनकी भाषा है, उनकी लिपि है या संस्कृति है, उसको संरक्षण का अधिकार। यानी उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में मुझे मेरी भाषा लिपि या संस्कृति की वजह से प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में उनकी भाषा से रिलेटेड, उनकी लिपि से रिलेटेड या उनकी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड किसी भी शिक्षण संस्थान में उनको रोका नहीं जाएगा। यानी उनसे नहीं कहा जाएगा कि तुम उस अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो या फिर कुछ और हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें हर कार्य के लिए जो वो शिक्षा लेंगे उसके लिए उन्हें रोका नहीं जाएगा। आगे देखते हैं हम आर्टिकल जो 29 के बाद है हमारा, यानी आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद का शिक्षण संस्थान खोलने व उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक अपना खुद का एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी उसे चला भी सकते हैं, ये उनको अधिकार है। यानी कि होता ऐसा है कि आपको पता है कि कितना भी आर्टिकल का कुछ भी हो कि लोगों के साथ हर एक कॉलेज में या हर एक स्कूल में थोड़ा बहुत दुर्व्यवहार हो ही जाता है। इसके लिए अल्पसंख्यक खुद भी अपना एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसे अपना उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। आर्टिकल जो 6 है हमारा, आर्टिकल जो लास्ट है हमारा, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके तहत जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा SC, वो 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है। और जो आर्टिकल जो हमारा हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत ये भी 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है। यानी ये आर्टिकल 32 में है, ये आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिटें जारी करेगा और हाई कोर्ट 5 तरह की रिटें जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। अब वो रिट क्या क्या है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कौन सी रिट है।
या उस रिट के बारे में मैंने कई बार एग्जाम में देखा, यानी मैं कुछ एग्जाम में देने गया हूँ तो उसमें मैंने देखा था कि उस एक केस से रिलेटेड उसमें पूछते हैं कि ये रिट कौन सी है, यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ हो गया है या फिर उसको हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा। उसके आगे देखते हैं हम। पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबस कॉर्पस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है पहली रिट जारी करेगा या फिर कोई भी रिट जारी करेगा, इसके लिए क्या होगा, यानी किसी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो उसकी बॉडी प्राप्त करने के लिए या फिर उसको खोजने के लिए, अगर आपको आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस मना कर देगी 24 घंटे से अधिक हो गए हैं उसके लिए, तो वैसे भी तो हमें पता है कि 24 घंटे के अधिक होने पर गुमशुदा की कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस वाले। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, यानी उस आदमी के शरीर को प्राप्त करना या फिर उस जो खो गया है या फिर उसको ही गुम हो गया है उसके लिए ये रिट जारी होगी प्राइवेट और किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए, यानी किसी भी पुलिस या फिर किसी भी कोई प्राइवेट संस्थान है उसके लिए, जहाँ पे आप अपनी गुमशुदा की रिपोर्ट या अपने रिलेटिव की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने गए हैं, अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। एक इससे रिलेटेड एक फनीसा केस भी आया था कि एक लेडी होती है, उसका पति खो जाता है, यानी उसे 24 घंटे हो जाते हैं उसके पति को, पर उसका पति तो कहीं अंत किसी और शहर में घूम रहा था, उसे बताया नहीं उसने, और वो सुप्रीम कोर्ट को पास चली जाती है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, तो उसे ढूंढा जाता है, फिर बाद में वो मिलता है तो वो बताता है मैं तो खोया भी नहीं और वैसे ही घूम रहा था। ये कुछ कुछ कंडीशन है या फिर कुछ हो जाते हैं अपवाद ऐसे, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। जो परमादेश है हमारे, यानी हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है किसको, ये देखते हैं हम किसको आदेश देता है। केवल सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करने के लिए, यानी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आप किसी कार्य में या फिर आपका कोई भी चीज है जो उसके लिए अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा, यानी वो आदेश देगा उस सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करने के लिए। आप घूस वूस ले रहे हैं या फिर कोई आपसे कोई पैसे अधिक मांग रहा है तो उसके लिए ये आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये नहीं बात बात पे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ऐसा नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। आगे देखते हैं हम। जो प्रतिषेध है हमारा प्रोहिबिशन, यानी जो ये सिर्फ कोर्ट्स के लिए लागू होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होगा, जो हाई कोर्ट हमारा हाई कोर्ट के लिए लागू होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए लागू कर सकता है। यानी इसमें क्या होता है, जो केस कोई भी चल रहा हो उसका अगर फाइनल डिसीजन नहीं आया हो, यानी किसी केस पर कोई भी फाइनल डिसीजन ना आए, कोई केस चल रहा हो जो नेचर लॉ से संबंधित हो, उस पर कोई अगर फाइनल केस ना आए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने पास ले सकता है उस केस को। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो मामला नेचर लॉ का है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास ले सकता है। यानी नेचर लॉ का मतलब फिर जो लोगों की ज्यादा भलाई से रिलेटेड कोई भी मामला आए, जैसे बेरूवादी वाला मामला था या फिर कोई और बहुत सारे मामले आते हैं, तो वो हाई कोर्ट में किसी में आता है, या फिर कोई वर्ग से रिलेटेड है या फिर कोई हिंदू मुस्लिम या ऐसी कोई भी रिलेटेड है जो पूरे एक समाज को प्रभावित कर रहा है वो केस, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने पास ले सकता है उस केस को। ये मैंने आपको पता प्रतिषेध के तहत वो ऐसा कर सकता है। आगे देखते हैं हम। उत्प्रेक्षण, ये कोर्ट्स के लिए ये भी लागू होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के लिए लागू करेगा और हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने छोटे यानी अपने से थोड़ा नीचे हाई कोर्ट के लिए लागू करेगा। जो हाई कोर्ट है जो हमारे जिले हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है वो अपने जिले वाले लोअर कोर्ट्स के लिए लागू करेगा। यानी इसमें अगर कोई भी फाइनल डिसीजन भी आ गया है, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर फाइनल डिसीजन भी आ गया, यानी लोअर कोर्ट्स ने कोई भी फाइनल डिसीजन दे दिया हो, उसके बाद भी
हाई कोर्ट क्या करेगा, उसे अपने पास ले लेगा उस केस को, और उस केस पर दोबारा से रीओपन करेगा और उस पर दोबारा बहस होगी। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी किसी के प्रति, किसी केस के प्रति ऐसा कुछ हुआ है, उस पर फाइनल डिसीजन भी आ गया, तो हाई कोर्ट से भी वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेगा और उस पर दोबारा बहस होगी। ये उत्प्रेक्षण के तहत है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, जो अनैतिक रूप से अगर कोई भी कर्मचारी या फिर कोई व्यक्ति जो सरकारी पद को धारण किए हुए है, तो उसके खिलाफ ये जारी होगा। यानी उसने कोई टेस्ट वेस्ट में नहीं दिया या फिर कुछ और भी नहीं किया जो सरकार की है उसके तहत, या फिर कोई और है उसकी जगह पर बैठ गया है, तो उसके लिए ये चीज होगी अधिकार परीक्षा। और जो सरकारी पद पर धारण किए हुए कोई व्यक्ति, उसके लिए उसके प्रति ये अधिकार परीक्षा लागू होगी। आगे देखते हैं हम। यानी हमारे मौलिक अधिकार खत्म होने का कगार पे ही है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार पहले भी थोड़ी वीडियो में चल गए थे। फर्स्ट पार्ट आया था जो इसका, ये सेकंड पार्ट है। यानी जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो हम भारतीयों के अलावा जो विदेश के लोग हैं उनके लिए भी क्या क्या है मौलिक अधिकार, कौन कौन से उन्हें मिले हुए हैं। जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यानी 14 में तो आपको पता है जो समता का अधिकार है, समानता का। और जो आर्टिकल 20 है कि गिरफ्तारी के जो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, आर्टिकल 20 है जो प्राइवेसी का अधिकार है। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी के संबंध में निरीक्षण, जो जो निरोध और उसका संरक्षण का अधिकार है हमें। आर्टिकल 23 में और 24 में जो शोषण के विरोध जो अधिकार मिले हुए हैं। 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले अधिकार हैं, ये हम हमारे साथ में, यानी हम विदेशियों को भी ये अधिकार मिले हुए हैं। जो आर्टिकल 12 है, जो थोड़े बहुत हमारे आर्टिकल रह गए, तो 12 से 35 थे हमारे मौलिक अधिकार, उसमें जो आर्टिकल थोड़े बहुत रह गए थे उसमें देखते हैं हम। आर्टिकल 12 में एक राज्य की परिभाषा है, यानी एक राज्य कैसा होना चाहिए, या फिर उस पर क्या क्या लोगों के लिए, भलाई के लिए क्या क्या होना चाहिए उस राज्य में, ये आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में क्या है कि अगर कोई भी नियम कानून आपके मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, तो उसके तो फिर संसद उस कानून को शून्य घोषित करेगी। यानी इसमें क्या होता है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया आपकी भलाई के लिए, पर वो किसी हमारे मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा है, यानी उसे छोटा दिखा रहा है या फिर उसे बिल्कुल रद्द कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेगी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उससे आदेश देगा संसद को कि इस कानून को आप तुरंत हटाओ या उसे शून्य घोषित करो। क्योंकि कोई भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई बात होगी, सुप्रीम कोर्ट जरूर उसमें घुसेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसे तुरंत शून्य घोषित करेगी, जो हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करेगा। आर्टिकल 33 में क्या है, यानी पुलिस, सेना और सुरक्षा बल संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी हमारी पुलिस है, और जो जो सेना है हमारी, सुरक्षा बल है जो एनएसजी है, और बहुत सारे हैं जो सुरक्षा बल, उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। आपको तो पता है अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा अगर वो संगठन बनाएंगे कि वहां पे अब जो आ गए हैं अब तालिबानी लोग, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए संगठन बनाने का उनको अधिकार नहीं है। क्योंकि वो क्या क्या होता है कहीं कहीं पे जो मार्शल लॉ लग जाता है, या फिर मार्शल जो भी सर्वोच्च अधिकारी होता है सेना का, वो भी शासन करने लग जाता है देश पर। ये तो बहुत सारे देशों में हुआ है, आपने देखा भी है, इसलिए उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं आर्टिकल 34 में क्या है, जो सेना विधि यानी मार्शल लॉ के समय पर जो संसद हमारी फंडामेंटल राइट्स को, जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित कर सकती है। यानी मार्शल लॉ लगा हुआ है हमारे देश में या किसी राज्य में, तो उस टाइम पर जो संसद है हमारी फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है, यानी उनको थोड़े टाइम के लिए नल घोषित कर सकती है। क्योंकि लोग कहेंगे हम कहीं घूमेंगे, वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, कुछ और भी भारी अपराध जो युद्ध वगैरह हो जाते हैं उस टाइम पर, एफआर के उल्लंघन पर आर्टिकल 35 में क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर संसद कानून द्वारा दंड का प्रावधान कर सकती है। यानी अगर आपके कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है, तो संसद उसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान कर सकती है। यानी कोई व्यक्ति आपके कानून को
जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हनन करता है, तो जो हमारी संसद है उस कानून द्वारा, किसी कानून द्वारा उसको दंड का प्रावधान कर सकती है। आज हम थोड़ा सा और पॉइंट से हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको देखेंगे हम। उससे पहले आप इनकी थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला होगा, क्योंकि वीडियो बहुत दिन बाद आई है, आपको तो पता है, इसलिए ये मौलिक कर्तव्य मुझे आज खत्म कराने ही थे, ये आपके खत्म हो गए हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। दो चार पॉइंट से इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर ये नहीं थे, यानी इन्हें बाद में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं थे। और इनकी संख्या अब इस टाइम पे तो 11 है, यानी जब जोड़े गए थे इनकी संख्या तब 10 थी। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, यानी जो मौलिक कर्तव्य है हमारी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। और इनका आर्टिकल कौन सा है, यानी ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से आर्टिकल में रखे गए हैं, ये चीज भी आप देखिए। जो आर्टिकल 51 ए में एफडी को रखा गया है। जो हमारे पहले 10 थे उसके बाद जो एक जुड़ा है, जो 11वां, मैंने पहले भी आपको जो संविधान मौलिक अधिकार थे हमारे उसमें बताया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ये हमारा 11वां उपमन जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में।
ये चीज आप नोट करिए। और ये कब जोड़ा गया था? यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। आगे देखते हैं हम। यानी अब ये मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भी खत्म हो गए हैं। और जो इनकी 11 संख्या है आपको तो किसी भी पृष्ठ पर मिल जाएगी, यानी कोई सरकारी किताब होती है उसके पीछे ये लिखे रहते हैं, उस पर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किसी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, क्योंकि यही मेन मेन पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और आज की क्लास को हम यही अंत करते हैं। और उससे पहले एक बात मेरी आप सुनिए। जो हमारे गोल क्लासेस चैनल है इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो आपको डेली करना ही है, तो कमेंट से हमें आपको पता चलेगा आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और आपको हमें क्या और अच्छा कंटेंट देना है। यानी आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, उसे मैं डेली पढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि मैं डेली उस कमेंट को पढ़ता हूँ, उस पर रिप्लाई भी कर दिया करूँगा जो मुझे लगेगा कि इस पर रिप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने सर मेरी पे रिप्लाई नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो मुझे जरूरी लगेगा उस पर मैं पक्का रिप्लाई किया करूँगा। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।